कुछ टॉपिक बेसिक होते हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो ये इतना लेंदी प्रोसेस करने का टाइम और ये चीज नहीं होती। क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन एक होती है स्पीड वाली बात, दिमाग में स्ट्राइक कर जाए तुरंत एक लाइन में आप इस टाइप से आंसर लिख दें। पहले कुछ बेसिक बात हो जाए। टॉपिक्स तो आपके पास जो जनरल हैं वो हैं ही। कुछ टॉपिक बेसिक होते हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूज हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे लॉग टॉपिक है। लॉग टॉपिक सिलेबस में कहीं नहीं है नाम, लेकिन आप मैथ के स्टूडेंट रहे तो आपको पता होगा कि लॉग कितना यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी प्रॉपर्टी जगह जगह, भले आप इंटीग्रेशन करें, डिफ्रेंशिएशन करें, या हम ग्रेजुएशन वाला सिलेबस करेंगे तो उसमें, तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि सिलेबस में इसका नाम कहीं नहीं दिया हुआ है। ग्रेड सेकंड वाले सिलेबस में गुणनखंड टॉपिक है, जो कि 9th-10th लेवल वाले सिलेबस में है। बच्चे जनरली इसको आपके पास बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं देखते हैं, जबकि ये बेसिक टॉपिक है। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपके पार्शियल फ्रैक्शन से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ यदि आपको गुणनखंड करना ऑरली नहीं आता, आप स्पीडली क्वेश्चन नहीं कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन एक होती है स्पीड वाली बात, तो स्पीडली तब तक कवर नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको गुणनखंड टॉपिक क्लियर नहीं है। गुणनखंड की स्थिति ये होनी चाहिए कि आपके पास मुंह देखते ही, इसको देखते ही कि आपके पास क्वेश्चन आया ये, और इसको देखते तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, तुरंत एक लाइन में आप इस टाइप से आंसर लिख दें। तो ये स्पीड आपके पास गुणनखंड की होनी चाहिए यदि आप स्पीडली हायर लेवल वाले क्वेश्चंस को कवर अप करना चाहते हैं। तो ये गुणनखंड आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसमें तो कर लेते हैं सारे बच्चे, लेकिन ना तो आपके पास इतना टाइम होता है करने के लिए, ना स्पेस होता है। मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन आ गया और अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ना तो आपके पास इतना टाइम है और ना स्पेस है एग्जाम में कि आप इसको फैक्टर्स करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकंड फैक्टर करेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये इतना लेंदी प्रोसेस करने का टाइम और ये चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ों के लिए शॉर्टकट कोई नहीं होता है, ये होती है आपके पास केवल प्रैक्टिस, स्पीड और प्रैक्टिस। आपके पास जो है इन टॉपिक्स की स्पीड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जबकि बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं साधारण टॉपिक मान के। तो ये बेसिक टॉपिक जो हैं जैसे घातांक, ये सारे आपके बेसिक टॉपिक हैं जो सिलेबस में ना के बराबर है, लेकिन इनका यूज बहुत अधिक है। इन बेसिक टॉपिक को आपको देखना है। वैसे तो जनरल 9th-10th वाले सिलेबस वाले आपके पास पार्ट जो हैं सर करवाएंगे, तो इनको फिर भी गहराई से समझा देंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ये द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए, 4 वर्ड का हम लेते हैं। बीजीय व्यंजक, समीकरण, सर्वसमीका और असमीका। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, समीकरण इक्वेशंस, सर्वसमीका आइडेंटिटी और असमीका इनइक्वलिटी। आपके दिमाग में इन सब का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है कि इनका मीनिंग क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इन रिजल्ट्स का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक आप जानते हैं, जनरल वे में आप बात करते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर राशियां होती है, चर राशियों की पूर्णांक घात के रूप में कोई भी रिलेशन यदि है, यदि आपके पास रिलेशन है
तो इसको आप कहेंगे कि ये एक बीजीय व्यंजक है। यदि आपके पास ये है, आप कहेंगे इसको कि ये बीजीय व्यंजक है। यदि आपके पास है तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां आपके वेरिएबल की पावर जो है इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। बीजीय व्यंजक के लिए जो आप वेरिएबल काम ले रहे हैं उसकी घात पूर्णांक होना आवश्यक है। यहाँ आपके पास x की पावर 2 है, ये x की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ x नहीं है यानी कि पावर 0 है, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x की कोई पावर नहीं है यानी कि 0 है। तो यहाँ आपके पास जो वेरिएबल्स यूज ले रहे हैं इनकी पावर इंटीजर फॉर्म में है, पूर्णांक है। लेकिन यदि यहाँ बात करें तो यहाँ ये x की पावर आपके पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, 3/2, और ये फ्रैक्शन है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए इस पद को आप बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ कि चर राशि के रूप में कोई भी एक ऐसा संबंध जिसमें घात जो है ये धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो, इसको आप नाम देते हैं बीजीय व्यंजक। फाइव बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ √5 x + 2 बीजीय व्यंजक है। क्योंकि हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, पावर वेरिएबल के लिए देखना है, ना कि कांस्टेंट टर्म के लिए। ये कोफिशिएंट है, ये आपके पास फ्रैक्शन पावर के रूप में हो सकता है। वेरिएबल की पावर आपके पूर्णांक होनी चाहिए। ये अंडर यदि कंप्लीट पे होता तो आप कहते कि ये बीजीय व्यंजक नहीं है, लेकिन ये अंडर ओनली 5 पर है, x पर नहीं है, x इस अंडर साइन से फ्री है, इसलिए आप इसको कहेंगे कि ये बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक जिसमें आपके x यानी कि वेरिएबल जो है, जो भी चर राशि का सिंबल हम ले रहे हैं, x या y या t या कोई अन्य, उसकी जितनी भी घातें हैं सभी घातें पूर्णांक रूप में हैं, तो आप इसको नाम देते हैं बीजीय व्यंजक। फिर हमने कहा समीकरण। तो समीकरण क्या है या बीजीय व्यंजक, या समीकरण बीजीय व्यंजक से किस प्रकार से अलग है? कि यदि आपके पास कोई दो बीजीय व्यंजक है और ये दोनों आपस में बराबर के चिन्ह के द्वारा प्रयुक्त हैं, तो फिर आप इसको नाम देते हैं समीकरण। यानी कि यदि आपके पास कोई इस प्रकार से है कि जिसमें दो पक्ष हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड पर भी आप कुछ ना कुछ पार्ट है और राइट हैंड साइड पर कुछ ना कुछ है, कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, लेकिन कुछ पार्ट आवश्यक रूप से होगा, और दोनों के बीच में यदि बराबर साइन काम लिया गया है तो फिर आप इसको नाम देते हैं समीकरण, इक्वेशन। तो ये बीजीय व्यंजक है। लेकिन इसी बीजीय व्यंजक में यदि आगे आपके बराबर 0 लिख दो, या बराबर 5 लिख दें, या बराबर 10 लिख दें, या बराबर 5x लिख दें, यानी बराबर के चिन्ह के द्वारा प्रयुक्त कर दिया जाए, तो अब ये आपके समीकरण हो गया। अब तक आपके पास बीजीय व्यंजक था, लेकिन ये बराबर का यूज होते ही और अब आपके पास ये समीकरण बन गया है। सिमिलर, यहां यदि आपके पास बराबर नहीं है और माइनस साइन है, तो इस वक्त आप कहेंगे कि बीजीय व्यंजक है। लेकिन ये यदि आपके बराबर का साइन है तो अब आप कह देंगे कि ये समीकरण हो गया। तो समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट और राइट, और बीच में बराबर का चिन्ह होगा। राइट पक्ष में यदि कुछ भी नहीं है तो कम से कम 0 तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार से आपके पास कोई वेरिएबल में रिलेशन दिया होता है तो इसको आप नाम देते हैं समीकरण। फिर नेक्स्ट टर्म हमने बताई है असमीका। तो ये आपके पास हमने कहा समीकरण है, लेकिन ये साइन बराबर के बजाय इस फॉर्म में हो, या फिर ये साइन इस फॉर्म में हो, या फिर ये साइन इस फॉर्म में हो, या ये साइन इस फॉर्म में हो, तो ये रिजल्ट जो हैं इसको आप नाम देते हैं असमीका। ये असमीका को प्रदर्शित करता है। ये आपके पास समीकरण है, जबकि ये आपके पास असमीका है, इनइक्वलिटी है। असमीका के बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। असमीका का यूज भी हमारे है, जब ग्रेजुएशन लेवल में एलपीपी पढ़ेंगे
तो वहां असमिका का यूज बहुत अधिक है। तो इसके कॉन्सेप्ट हम गहराई से पूर्ण रूप से आपके पास आगे पढ़ेंगे। फिलहाल केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। हमारा मेन टॉपिक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के बारे में गहराई से पढ़ेंगे। बाकी टॉपिक जो है ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं। तो हमारे पास समीकरण आ गया, बीजीय व्यंजक आ गया, असमिका आ गई, और लास्ट आपके पास होती सर्वसमिका, आइडेंटिटी। जनरली आप समीकरण जब सॉल्व करते हैं तो समीकरण को सॉल्व करने पर उसके वेरिएबल्स की जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट्स को आप नाम देते हैं उस समीकरण के मूल या उस समीकरण के हल। और हलों की संख्या समीकरण की हमेशा उतनी ही होती है जितने आपके कोटि का समीकरण होता है। जैसे यदि आपके पास समीकरण ये है, तो ये समीकरण आपके द्विघात रूप में, यानी कि इसको हल करेंगे तो इसके दो हल प्राप्त होंगे, इसके दो रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और ये दो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें यदि x की जगह 2 रखा जाए तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि x के प्लेस पे 2 रखते ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। ऐसे x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो ये आपके 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 प्लस 6, तो ये 9 माइनस 15 प्लस 6, यानी कि 15 माइनस 15, और ये रिजल्ट 0 आ गया जो कि आपके राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो जो आपके पास समीकरण है इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने पर जो रिजल्ट्स आते हैं ये आपके इसको सेटिस्फाइड करते हैं। और इसको सेटिस्फाइड करने वाले केवल और ये केवल दो रिजल्ट हैं, यानी कि x की केवल ये दो वैल्यूज हैं जिससे ये रिजल्ट 0 आता है। अन्य कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे रिजल्ट 0 आता हो। तो समीकरण को हल करते हैं तो इसके जो हल हैं केवल वो ही इसको सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन यदि कोई आपके समीकरण इस रूप में दिया है कि ये x के हर मान से संतुष्ट हो रहा हो, तो फिर इसको आप समीकरण नहीं कहेंगे, फिर इसको आप नाम देंगे सर्वसमीका, यानी कि आइडेंटिटी। जैसे ये है, इस रिजल्ट में x के प्लेस पे कुछ भी रिप्लेस करें, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रिप्लेस करें, रिजल्ट हमेशा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे। x के प्लेस पे 0 रखा तो लेफ्ट साइड पे बचा 6, राइट साइड में x के प्लेस पे 0 रखा तो ये -2 एंड -3, -2 इंटू -3 6, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है। 1 पुटअप करें तो 1 पुटअप करेंगे तो ये आपके 1 और 6 7 -5, यानी कि लेफ्ट साइड पे आ रहा है 2, राइट साइड पे 1 रखें तो 1 -2 यानी कि माइनस का 1, और 1 -3 यानी कि माइनस का 2, तो -1 गुणा -2 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि यदि आपके पास कोई बीजीय व्यंजक इस प्रकार कोई समीकरण इस रूप में दिया है कि ये x के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है, तो फिर अब इसको समीकरण नाम नहीं देंगे, इसको आप नाम देते हैं सर्वसमीका, यानी कि आइडेंटिटी। जनरली आपके मैथ में आइडेंटिटीज कई पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये रिजल्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी है क्योंकि ये a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी है क्योंकि ये x के हर मान a और b के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर आती है। या जैसे ये आपके है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये रिजल्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट भी आपके पास सर्वसमीका है क्योंकि ये a और b के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाइड होता है। तो ये कुछ टर्म थी, बेसिक टर्म। हम वापस अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं। हमारा मुख्य टॉपिक जो है, आज हम विशेष तौर पे जो बात कर रहे हैं ये केवल द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बेसिक के लिए हमने वो टॉपिक बेसिक बताए हैं, बाकी हर टॉपिक को हम डिस्क्राइब फॉर्म में, पर्टिकुलर टॉपिक जब चलेगा उसके अंदर आपके और अधिक उसमें विस्तार से बात करेंगे। जब बीजीय व्यंजक पढ़ाएंगे तो बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक को पूरे विस्तार से पढ़ाया जाएगा। जब असमी का टॉपिक चलेगा तो उसमें उसको विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल आज हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात यानी कि कोई भी एक ऐसा समीकरण
जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, इसको आप नाम देते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपके चर राशि की अधिकतम घात 2 और 2 होगी, न 2 से कम न 2 से अधिक। यानी कि यदि आपके पास है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, एक घात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहां x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको आप नाम देंगे द्विघात समीकरण। यानी कि द्विघात समीकरण जनरली आपके इस फॉर्म में लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां ए बी सी कोई भी वास्तविक राशि हो सकती है, कोई भी वास्तविक गुणांक हो सकते हैं, इनका मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, किसी भी रूप में, पूर्णांक हो सकता है, या आपके पास भिन्नात्मक रूप में हो सकता है, या फिर आपके पास ये परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकते हैं, ये गुणांक कुछ भी हो सकते हैं, केवल और केवल ए जीरो नहीं होगा, यानी कि बी और सी जीरो भी हो सकते हैं। बी का एक्स का कोफिशिएंट यानी कि बी जो है जीरो हो सकता है या सी जीरो हो सकता है, केवल और केवल ए इसमें जीरो नहीं होगा। तो कोई भी आपके रिलेशन इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ईयर ए प्लस बी प्लस सी ऑल आर बिलोंग्स टू आर, ये सारे के सारे वास्तविक गुणांक है। और ए जो है, स्पेशली ए जो है यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो इसको आप नाम देते हैं द्विघात समीकरण। हमने बताया कि किसी भी समीकरण को जब हल करते हैं तो हल करने पर इसके हल जो प्राप्त होते हैं उनको हम समीकरण के मूल कहते हैं, और समीकरण के मूल यदि ज्ञात करते हैं तो समीकरण के मूल ज्ञात करने के आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। इसमें सबसे पहला मेथड आपके पास है गुणनखंड विधि। गुणनखंड करना तो आता होगा आप लोगों को, आता है ना, फैक्टर्स कंफर्म? चलिए ट्राई कीजिए। ये 4 गुणनखंड डाले मैंने, 4 फैक्टर हैं, 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो केवल और केवल साइन का फर्क है। ट्राई टू द बेस्ट। हाँ जी, यहाँ देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 2 इंटू 3, 3 टू 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यदि मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है, यदि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो मिडिल टर्म के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट ये हो और एडिशन जो है वो ये हो, जिनको जोड़ने पे ये आवे और गुणा करने पे ये,
यदि मल्टीप्लीकेशन आपके पास पॉजिटिव रूप में आ रहा है तो जैसे 5 है, 5 के दो ऐसे टुकड़े जिनको जोड़े तो 5 आवे, गुणा कर 6 आवे तो 2 और 3 हो गए, तो इसके फैक्टर 2 और 3 हो जाएंगे। यहां भी +6 है तो इसके फैक्टर 2 और 3 हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो दो टुकड़े इसके जो ऐसे होते हैं जिनको गुणा करने तो -6 आवे, लेकिन जिनको घटाएं तो 5 आवे। यदि टुकड़े आपकी ये प्रोडक्ट नेगेटिव बच रहा है तो टुकड़े घटाने पे प्राप्त होंगे, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो टुकड़े हमेशा जोड़ने पे प्राप्त होंगे। जोड़ने में जैसे 2 और 3 5 और 2 3 6, घटाने पे 5 आवे, गुणा करने पे -6, तो जैसे 6 और -1, 6 में से -1 किया 5 आया, और 6 को -1 से गुणा किया तो -6। तो यदि आपके प्रोडक्ट नेगेटिव रूप में आ रहा है, यानी कि थर्ड नंबर यदि नेगेटिव है तो टुकड़े घटाने पे प्राप्त होते हैं, और थर्ड नंबर पॉजिटिव है यानी कि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो टुकड़े हमेशा जोड़ने पे प्राप्त होंगे। यानी कि यहां टुकड़े 2 और 3 होंगे, लेकिन यहां टुकड़े 6 और -1 होंगे। क्लियर है? हम जानते हैं समान चिन्ह वाले टुकड़े ही आपस में जुड़ते हैं, समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती है। यानी कि यदि जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो मिडिल में यदि पॉजिटिव है तो दोनों टुकड़े पॉजिटिव के लिखने हैं, और मिडिल में यदि नेगेटिव है तो दोनों टुकड़े नेगेटिव के लिखने हैं। यहां टुकड़े घटाने पे आ रहे हैं, और घटाने पे हम जानते हैं तो घटाने पे आपके पास जो है अपोजिट साइन वाली संख्याएं आपस में घटती हैं। एक प्लस और एक माइनस होंगी तो संख्याएं घटेंगी। घट के रिजल्ट जो आएगा वो वह आएगा आपके पास जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। यदि आपके पास 6 -1 करेंगे तो 5 आएगा, और 1 -6 करेंगे तो -5 आएगा। तो किसमें से किसको घटाना है ये डिपेंड करेगा कि रिजल्ट क्या लाना है। यहां +5 लाना है, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा आपको प्लस का लेना है, छोटा माइनस का। यहां -5 लाना है, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा माइनस में लेना है, और छोटा उसका अपोजिट साइन यानी कि प्लस में लेना है। यानी कि यहां जो फैक्टर होंगे ये होंगे प्लस का 6x और माइनस का x, जबकि यहां जो फैक्टर होंगे ये होंगे माइनस का 6x और प्लस का x। नहीं आया समझ में? कंफ्यूजन है? तो कुल मिला के ये प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव है तो बीच वाली संख्या के टुकड़े जो होंगे जोड़ने पे प्राप्त होंगे। ये प्रोडक्ट यदि नेगेटिव है तो बीच वाली संख्या के टुकड़े घटाने पे प्राप्त होंगे। टुकड़े जोड़ने पे प्राप्त हुए हैं तो दोनों टुकड़ों के चिन्ह एक जैसे रहेंगे। मिडिल में पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव के, और मिडिल में नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव। और यदि आपके पास टुकड़े घटाने पे प्राप्त हैं तो दोनों टुकड़ों के चिन्ह एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे। एक प्लस का एक माइनस का होगा, उसमें बड़े वाले फैक्टर का साइन वो होगा जो मिडिल में है। बीच में प्लस है तो बड़े का टुकड़ा प्लस का, और छोटा उसके अपोजिट साइन। और बीच में यदि माइनस है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का और छोटा उसका अपोजिट। क्लियर है? आगे तो दो दो की पेयरिंग बना के कॉमन लेना है। आगे तो वही आपके पास पर्टिकुलर आपके पास वही स्टेप है जो अभी तक करते आए हैं। तो अब तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 3। दो दो के पेयर बना के आपने कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन, ये आ गया 2x प्लस 3। यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन, तो आ गया 2x प्लस 3। और इससे ये दो फैक्टर आ गए 2x प्लस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। कोई भी दो संख्याओं का गुणा यदि 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0। यदि इसको 0 करते हैं तो 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर -3, यानी कि x बराबर -3/2। सिमिलर यहां बात करें कि x प्लस 1 बराबर 0, तो इससे x की वैल्यू हो गई आपके पास -1। तो ये दो रिजल्ट आ गए -3/2 और -1। क्लियर है? ऐसे सिमिलर यदि यहां माइनस होता तो ये नेगेटिव आ जाता, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आ जाता। तो यहां से x कॉमन,
2x-3, यहां आप गड़बड़ कर रहे थे, यहां नेगेटिव है, नेगेटिव साइन जब भी बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये तो प्लस का रहेगा, ये आपके साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा। ये 2x-3 और x-1, तो 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3/2, और x-1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1। क्लियर? और इसी टाइप से थर्ड पार्ट करें तो थर्ड पार्ट आपके पास था 2x² प्लस का 5x माइनस का 3, तो 2x² प्लस का 6 माइनस का x माइनस का 3, यहां से 2x कॉमन, और ये x प्लस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1, और 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1/2। दीज आर टू आंसर। क्लियर है? बिल्कुल इसी टाइप से चौथा हो जाएगा, जरूरत थोड़ी करने की। हाँ बेटा, क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये पहला मेथड आपके पास, कोई भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है, इसके मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए आपके पास सबसे पहली विधि आपके पास कहलाती है गुणनखंड विधि। यदि इजीली फैक्टर्स हो रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टर कीजिए, फैक्टर करके हर इंडिविजुअल पार्ट को आपके अलग अलग जीरो के इक्वल रखिए, और जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। हमने बताया नंबर ऑफ रूट्स हमेशा उतने ही होते हैं जितने ऑर्डर का इक्वेशन होता है। यहाँ सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, इसलिए यहाँ एक्स की जो 16 के वैल्यू आएगी हमेशा 2 ही होंगी, और इन दोनों को आप कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के मूल। दूसरी विधि आपके पास जो है पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसको आप श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। इसमें तो फार्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है हालांकि, लेकिन प्रोसेस भी आप दिमाग में रखें, क्योंकि ये प्रोसेस हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपके पास वहां बार बार में यूज आएगा, तो ये प्रोसेस भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बना के और किस टाइप से आपके पास सोल्व आउट किया जाता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कि यदि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हमने बताया था a b c जो कोफिशिएंट है ये आपकी कोई भी वास्तविक राशि हो सकती है, कुछ भी वास्तविक राशि हो सकती है, केवल और केवल a 0 नहीं हो सकता, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी का बी का मान 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केवल केवल ए 0 नहीं होगा, 0 के अतिरिक्त अन्य कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले आप x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, यानी कि x² का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। x² के कोफिशिएंट डिवाइड करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट के आधे का वर्ग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट का आधा करें और आधा करके उसका वर्ग करें, और उस वर्ग को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जोड़ देते हैं। यहां x का गुणांक b/a, आधा करेंगे b/2a, b/2a का स्क्वायर तो b²/4a², तो b²/4a² लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा x² प्लस b/a प्लस b²/4a², और ये b²/4a², लेफ्ट और राइट दोनों में ऐड कर दिया, और ये c/a इधर से इधर आएगा तो माइनस का। एनी कंफ्यूजन? ये a², ये 2ab प्लस b², ये a प्लस बी होली स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो अब आपके पास आ गया ये x प्लस b/2a का होली स्क्वायर
ये तीनों टर्म मिलके x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहां यदि बात करें तो यहाँ 4a स्क्वायर एलसीएम, 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो आएगा b स्क्वायर, यहाँ 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4a, और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac, तो ये आपके पास जो है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे यानी कि तो वर्गमूल लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर का वर्गमूल 2a। और जब भी वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेने में हमेशा प्लस माइनस साइन लगाते हैं, बेसिक रूल है ये। b अपॉन 2a बराबर के इधर जाएगा माइनस ऑफ b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a एलसीएम हो गया, और 2a एलसीएम हो गया तो x आ गया माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट काम लिया जा सकता है। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस टाइप से है कि उसके मिडिल टर्म फैक्टर इजीली नहीं हो रहे हैं, या मिडिल टर्म फैक्टर आपके पास केवल उन्हीं के होंगे जिनके रेशनल फैक्टर हो, जिनके रेशनल फैक्टर नहीं होते हैं उनके मिडिल टर्म फैक्टर नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास रिजल्ट निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग लिया जाता है। ये फार्मूला आपको हालांकि डायरेक्ट याद रखना है, वैसे तो बेसिक फार्मूला है, मेरे ख्याल से हर आदमी को लगभग याद होगा। ठीक है, यहाँ प्लस साइन लेंगे तो एक मूल आ जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल प्राप्त होगा। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x की दो वैल्यूज आ गई। 2000 का जो पेपर हुआ था उसमें आपके पास क्वेश्चन आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं, और इस टाइप से आपके पास चार फार्मूला दिए हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उन चारों ऑप्शन में ये जो हमने रिजल्ट बोला है ये किसी भी ऑप्शन में नहीं था। और उसमें फिर आरपीएससी ने इसका आंसर जो दिया था ये दिया था अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इससे ये ला सकते हैं क्या आप? आ जाएगा इजीली। रेशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण रेशनलाइजेशन क्या होता है कि विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। यदि आप यहाँ पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो नेगेटिव से ऊपर नीचे गुणा, और यदि आप यहाँ नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे गुणा। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 99% बच्चे छोड़ के आए थे, कंफ्यूज हो गए थे, जबकि थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। उसने ऑप्शन में ये नहीं दिया था, उसने ऑप्शन में ये दे दिया था। 18 वाले पेपर में ये आपके क्वेश्चन लिख के दिया कि इसके मूल होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे, और ऑप्शन में आपके पास वो दे दिया। तो थोड़ा सा आपको खुद का लॉजिक भी यूज लेना है कि एक्स का फाइनल फार्मूला हमने कहा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये है। अब यदि आपको इसको रेशनलाइजेशन करें यानी कि विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यदि यहां प्लस कंसीडर कर रहे हैं तो यहां माइनस करेंगे, और यदि आप यहां माइनस कंसीडर कर रहे हैं तो यहां प्लस करेंगे। तो कुल मिला के ए प्लस बी और ए माइनस बी रूप हो गया, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अभी अभी समीका बताई थी कि दो सिमिलर नंबर के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन होता है तो रिजल्ट होता है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो यहां आपके पास ये पूरा ए का काम कर रहा है और ये पूरा बी का काम कर रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यदि इधर माइनस लेते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों ही केस में आपके रिजल्ट क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर
माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। हाँ बेटा, क्लियर है? हाँ बेटे, कन्फर्म? बढ़े आगे। यहां स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां आपके स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो प्लस का बी स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4ac, 4ac से 2a कैंसिल होगा, तो 4 से 2 कैंसिल होगा, 2a कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया c, और फाइनली रिजल्ट आपके पास आया 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से दिया है तो उसके मिडिल टर्म फैक्टर मान लीजिए आपके स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं दिमाग में, या टिपिकल हैं, या बहुत बड़े हैं, या इरेशनल हैं, तो फिर आप इसको करने के लिए ये फार्मूला डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0, तो अब इसके मिडिल टर्म फैक्टर आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, ये इरेशनल रूप में है, इसलिए आपके पास इजीली हो नहीं पा रहे हैं। तो इस केस में आप ये फार्मूला काम लेते हुए ये, और या फिर ये फार्मूला, तो ये रिजल्ट काम लेते हुए और आप इजीली आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं। कॉपी नहीं करना क्या आप लोगों को? है ज्यादा स्पीड थोड़ी चल रही है, बेसिक है ये, इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं। आपको जो काम की चीज लगे ना आप कॉपी करते चलना, रुकने को रिक्वायरमेंट हो तो बोल देना सर 2 मिनट रुक जाओ हम कॉपी कर लें, ठीक है? क्यों मैं आपके कंटिन्यूस में इसलिए चल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये सब बेसिक चीजें आप सबको आती है, केवल आपके इंट्रोडक्शन फॉर्म में है। फिर भी आपको लग रहा हो कि हाँ भाई ये मेरे को कॉपी करना है, तो आप बोल दिया करो, मैं रुक जाया करूंगा। अच्छा, एनीवे बढ़े आगे। तो इस टाइप से आपके पास यदि कोई भी दिया हुआ है कि जैसे पिछला क्वेश्चन ही था, इसको हम कहेंगे साहब हम तो फार्मूला के हल से करेंगे भाई, फैक्टर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नहीं आ रहे हैं दिमाग में, या आते हैं लेकिन हम तो फार्मूला कैसे यूज लिया जाए उसकी बात करें। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको हम ए बोल रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को सी बोल रहे हैं। फार्मूला हमने कहा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। 5 का स्क्वायर 25, 4 तिये 12, 12 तिये सॉरी 4 दूनी 12, 4 दूनी 8 सॉरी 4 दूनी 8 तिये 24, 25 माइनस 24 एक का स्क्वायर रूट एक ही आएगा, यानी कि रिजल्ट आया आपके पास -5 प्लस -1 अपॉन 4। एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो आपके पास ये -5 प्लस 1/4, और माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो -5 -1/4, तो यह आ गया -4 बटा -4, और ये -6/4, यानी कि -1 और माइनस का 3/2। तो इस टाइप से आपके पास ये फार्मूला यूज लेते हुए और इसके बिहाफ पर आप रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये आपके पास सेकंड मेथड हुआ, श्रीधराचार्य विधि, या फिर ये कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। थर्ड आपके पास मेथड जो है ये हर जगह तो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में
कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ विशेष स्थिति में बिना लंबी चौड़ी आपके पास कैलकुलेशन किए हम ओरली केवल देखते ही और तुरंत आपके पास मूल बता देते हैं। मैंने कहा है ये विधि हर जगह लागू नहीं होगी, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में निरीक्षण विधि बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण करके ही आप तुरंत बता दें कि यदि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी ये तीनों संख्याएं ये इस प्रकार से है कि इन तीनों का टोटल जोड़ 0 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का टोटल जोड़ यदि 0 आ रहा हो तो इस स्थिति में इसको बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट याद बता सकते हैं कि इसके मूल जो होंगे 1 और c अपॉन ए होंगे। कोई भी समीकरण इस टाइप से है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद तीनों का टोटल जोड़ यदि 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण जो मूल होंगे वो एक तो 1 होगा और एक c अपॉन ए होगा। लेकिन यहां विशेष स्थिति ये ध्यान रखनी है, ये आपकी कंडीशन तभी अप्लाई होगी जबकि ये हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जैसे उदाहरण के लिए दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, 2 माइनस 5 और 3 टोटल जोड़ 0 आ रहा है, टोटल जोड़ 0 आ रहा है। इसका मतलब मूल क्या हो जाएंगे इसके, बिना गुणनखंड के बिना कुछ किए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका एक मूल तो एक ही और दूसरा c अपॉन ए यानी कि 3/2। यदि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है यानी कि न्यूमेरिकल संख्या नहीं दी है, सिंबल फॉर्म में दिया हुआ है, और अब आपको यदि मूल बताने हैं तो ऐसी जगह आपके पास ये निरीक्षण विधि वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन देगा कि अब यहां आपके तुरंत आपको देखते ही आप रिजल्ट लिख सकते हैं। यहां ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर गुणांक ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये एक्स का गुणांक ये पूरा बी का काम कर रहा है, और ये अचर पद ये सी का काम कर रहा है, और इन तीनों का टोटल जोड़ निकालें तो टोटल जोड़ निकालेंगे तो देखिए तो बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, तो ये प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, ये माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल, ये सी और सी कैंसिल, रिजल्ट 0 आ रहा है और टोटल रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इनका आप कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे 1 और c अपॉन ए, तो c का काम कर रहा है ये और a का काम कर रहा है ये, यानी कि a माइनस बी अपॉन, इस समीकरण के मूल होंगे 1 एंड a माइनस बी अपॉन बी माइनस। हाँ बेटा क्लियर।